Sir, Yes. sir. Morning, sir. Please take it. Okay, sir. So, Vivek, Yes, sir. how are you doing? Sir, You're good. yes. Where you came from? Sir, I'm from Bandra. Bandra. Today itself you came from Bandra? Or you are staying in Delhi? Sir, I'm staying here. Delhi. Where? From Karachi. Virginia. So, Vivek, please tell something about yourself. Sir, my name is Vivek Kumar Gupta. I'm from district Bandra, Uttar Pradesh. Sir, I've done my graduation, BTech in Civil Engineering from Kalicharan Nigam Institute of Technology, Bandra. Sir, after that, I have done my post-graduation MTech in Construction Technology and Management from Bundelkhand Institute of Engineering and Technology. Sir, after completing my studies, I have also worked in a private firm where my project was Jal Jeevan Mission. And this is my second attempt in the EPFL examination. And I got this opportunity to sit in the front of Honorable Board. Jal Jeevan Mission. You have worked in Jal Jeevan Mission. Yes, sir. What did you exactly do here? सर मैं हिंदी में बात करने में ज्यादा Okay, ठीक है, आप हिंदी में बात करें. सर जल जीवन मिशन में सर मैं सिविल सुपरवाइजर था. वहाँ पे इनको साइट्स एलोकेट की गई थी. वहाँ पे मैं जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती हैं ओवर एट टैंक्स की, CWRs की, पंप हाउसेस की, सर वो मुझे देखना होता था. मेरे सुपरविजन में वहाँ पे काम होता था. Okay, तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में था या अनऑर्गेनाइज सेक्टर? सर ये ऑर्गेनाइज सेक्टर. ऑर्गेनाइज. गवर्नमेंट के अधीन आता था ये? सर गवर्नमेंट के अधीन नहीं था. गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था लार्सन एंड टूब्रो को उस कंपनी में. तो आप लार्जर एंड टर्बो में काम करें. जी सर. अच्छा, आप ये बता दीजिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स क्यों लगाया जाता है, इसका क्या उपयोग? सर मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सर मैं इस टर्म से परिचित नहीं परिचित में? नहीं. आप ये बताएं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में फर्क क्या है? सर जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया या पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, ये आता है डायरेक्ट टैक्सेस में, जिसका भार डायरेक्टली वही वहन करता है जिसके ऊपर ये टैक्स लगाए जाते हैं. Okay. वहीं दूसरी तरफ से जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं जैसे GST है, ये लगाया किसी और पर जाता है लेकिन जो इसका भार होता है वो किसी और व्यक्ति पर पड़ता है. तो कुछ उदाहरण हमें देंगे इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स में वर्तमान में GST इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. Yes. अच्छा, मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं दुकान से, उस पर कोई टैक्स रहता है? यस सर. जैसे अगर आप गए सपोज दैट ऐसे ही बगल की दुकान में एक चिप्स का पैकेट लिया है, इस टैक्स रहता है? यस सर. उसमें टैक्स कौन सा टैक्स GST रहता है. लिखा रहता है? तो जी सर GST वो तो MRP बस लिखा रहता है. तो उस पे ये चीज नहीं मेंशन होती है, लेकिन वो इसके आगे सब ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस. इसका मतलब होता है सर उसमें जो भी टैक्सेस में लगाए गए हैं वो सारे कवर्ड होते हैं. और जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं? सर GST 3 प्रकार के होते हैं. एक होता है सेंट्रल GST, एक होता है स्टेट GST और एक होता है IGST. IGST किसकी? तो IGST वो होता है जब किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का जो सप्लाई होता है तो वहां पे से ये लगता है IGST. तो ये किसको जाता है IGST? तो ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे. आपने ये बताया PPF और PPF में क्या अंतर है? सर जो PPF होता है ये जनरल, ये कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इसको यहाँ पे अपना अकाउंट खोल सकता है. और जो EPF होता है ये बेसिकली सर जो EPF के सब्सक्राइबर्स हैं केवल वो लोगों के लिए सुविधा मिलती है. और EPF में सर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दिया जाता है. नहीं सर PPF में 7.1 का अप्रॉक्स ब्याज है. PPF में कम है? नहीं सर EPF में ज्यादा है. EPF और PPF में कोई भी हो सकता है. आप ये बताएं कि आपको अगर चूज करने का ऑप्शन मिले न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम, तो आप किसको चूज करें? सर मैं व्यक्तिगत तौर पर सर मैं इसमें न्यू पेंशन स्कीम को अवेल करना चाहूंगा. सिक्योरिटी तो ओल्ड पेंशन स्कीम से अच्छी. सर सिक्योरिटी उधर है लेकिन कई बार सर हमको जो डिसीजन लेने होते हैं वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख के लेने होते हैं. पर्सनल इंटरेस्ट में अगर ध्यान में रख के लेंगे तो पुरानी जो पेंशन स्कीम है वो ज्यादा बेहतर है. लेकिन वो सर कहीं ना कहीं संघ सरकार के ऊपर एक दबाव का काम करती थी जिस कारण से उसको 2007 सरकार के ऊपर दबाव का काम. आपको नहीं लगता कि आप इस जॉब में जाने के बाद
भी कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर लोड क्रिएट करोगे, जबकि आपके पास इतनी अच्छी अच्छी डिग्रीज हैं, आप कहीं और भी काम कर सकते थे, फिर सरकार में ही क्यों आना चाहते हैं? सर क्योंकि मैं एक परमानेंट जॉब करता हूँ, एक सिक्योर जॉब करता हूँ, जहाँ मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी स्टैब्लिश है और मेरी सोशल सिक्योरिटी भी स्टैब्लिश है। तो ये कारण है जो मैं इसमें आना चाहता हूँ। आप अपनी सोशल सिक्योरिटी के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, सर दोनों, फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी सोशल सिक्योरिटी। बट अपनी मतलब अपना सोच रहे हैं आप? नहीं सर, अपना तो सोच ही रहे हैं, मतलब पहले अगर अपना सोचेंगे तब फिर हम पहली society को मोटिव use वो कर पाएंगे। पब्लिक सर्विस की, पब्लिक में आप कैसे इसको? सर मेरा मोटिव है, जो मेरा खुद का पैशन है, वो कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस की तरफ ज्यादा झुका करता है। ओके, पर विवेक, आपने अभी कहा कि सोशल सिक्योरिटी आप चाहते हैं, और आप कह रहे थे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में अच्छा सोशल सिक्योरिटी है, तो आप ये नहीं चाहेंगे कि सभी को अच्छा सोशल सिक्योरिटी मिले, या बस आपने ही सोशल सिक्योरिटी चाहते? सर जो सोशल सिक्योरिटी है, अगर मैं पुरानी पेंशन स्कीम की बात करूं तो उसमें ज्यादा थी, लेकिन जो न्यू पेंशन स्कीम है इसमें भी सोशल सिक्योरिटी है, बट इसमें सिर्फ ये कंडीशन है कि इसमें पहले से फिक्स नहीं है कि कितना अमाउंट मिलेगा पेंशन, ये मार्केट पे डिपेंड करेगा। तो कम सोशल सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं हम हमारे फिलोसफी हमने क्यों बदल दी कि हम कम सोशल सिक्योरिटी देंगे? सर इसका मेन रीजन यही था कि गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन था और सरकार को अपने बजट में इसके लिए अलग से वित्तीय प्रबंधन करना पड़ता था, जिस कारण से जो सरकार की जो प्रायोरिटी की जो चीजें थी वहां पर सर बाधा उत्पन्न होगी। जैसे अपनी सिक्योरिटी को लेकर है, पॉवर्टी एलिमिनेशन को लेकर है, तो ये सारी चीजें सर सरकार की प्रायोरिटी में है। तो सर ये कहीं ना कहीं दबाव क्रिएट करता था पुरानी पेंशन स्कीम। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी से आप क्या समझते हैं विवेक? सर सोशल सिक्योरिटी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम किसी व्यक्ति के जीवन में आने वाले जोखिमों, जैसे वृद्धावस्था, मातृत्व या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी, जब ऐसा कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट होता है तब उनको एक सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी। गर्भावस्था एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है सर ये आपने कहा, गर्भावस्था जिसे नहीं सर, unfortunate- नहीं सर, गर्भावस्था को सर इसमें नहीं हो सकता, अनफॉर्चुनेट इवेंट नहीं कह सकते। अनफॉर्चुनेट इवेंट में ऐसा एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गया, ये कवर किया है। पैरेलल इकोनॉमी से क्या समझते हैं आप? सर पैरेलल इकोनॉमी एक किस्म की ऐसी इकोनॉमी है जिसमें मैं इसको एक एग्जाम्पल से सर इसको समझा सकता हूँ। जैसे गवर्नमेंट के स्कूल हैं, वो काम कर रहे हैं, उसी के पैरेलल में सर कोचिंग काम कर रहे हैं, तो ये पैरेलल इकोनॉमी का एग्जाम्पल है। क्योंकि गवर्नमेंट की इकोनॉमी जो है वही एक इकोनॉमी है, वो स्टेट इकोनॉमी है, उसके अलावा जो भी इकोनॉमी होगी वो सब पैरेलल। तो इसमें अभी मुझे ज्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे भी पढ़ने की जरूरत है। आप ये मानते हैं, अभी आपने कहा सोशल सिक्योरिटी की बात है, और सोशल सिक्योरिटी से बहुत बर्डन है सरकार के पास। सर कभी कभी बात ये भी आती है कि हमें एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे देनी चाहिए, जिससे हमें बाकी सारे सोशल सिक्योरिटीज नहीं देनी पड़ेगी। आप कहाँ तक इस बात को सही मानते हैं? सिर्फ जैसे यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो कॉन्सेप्ट है, तब वो कई सारी चुनौतियां आएंगी अगर हम ये इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का जो है जोग्राफिकल रीजन अलग है, उसके अंदर जो स्किल्स है वो भी डिफरेंट है। तो सर ऐसे हम नहीं सेट कर पाएंगे कि एक यूनिवर्सल मिनिमम। नहीं, ऐसे एक दिन में तो हम नहीं करेंगे, उसके ऊपर स्टडी करके ही करेंगे हम। ऐसा तो नहीं है कि हर इंसान में इनकी इनकम नहीं है, क्योंकि सब फ्यूचर में इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अभी तो मैं समझता हूँ ये प्रासंगिक नहीं। आप नरेगा के बारे में जानकारी है आपकी? क्या नरेगा भी किस तरीके के सोशल सिक्योरिटी का ही काम करता है, नरेगा कुछ और है? तब ये मनरेगा है एक प्रकार का एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। इसको हम सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मानेंगे, इसको हम मानेंगे ये रोजगार को सृजन करने वाली। आपके पिताजी क्या करते हैं? तो मेरे फादर का एक बिजनेस है छोटा सा, उनकी एक शॉप है मोबाइल रिचार्ज की। अच्छा, उनके पास क्या सोशल सिक्योरिटी है? सर उन्होंने अटल पेंशन योजना में अपने को रजिस्टर कर। हाँ, बोलते हैं। क्या क्या प्रोसीजर उसका, क्या गवर्नमेंट क्या देगी फिर जब वो रिटायरमेंट के जाएंगे तब? तो अटल पेंशन होगी है, इसमें 1000 से लगाकर 5000 तक का जो है हम पहले से ही उसको तय कर सकते हैं कि हमको कितना अमाउंट की जो है पेंशन चाहिए। तो पिताजी ने सर जो है 5000 वाली अवेल की है, इसमें 55 रुपए से 200 रुपए तक कॉन्ट्रीब्यूशन करना होता है
और सेम अमाउंट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है एंड आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 दे विल प्रोवाइड अस 5,000। अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते सर बेरोजगारी एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई व्यक्ति काम करने का इच्छुक हो लेकिन उसके पास काम करने का अवसर न हो, ऐसी स्थिति को सर बेरोजगारी। हैं? और जो अपनी इच्छा से काम न करना चाहता वो क्या अनएम्प्लॉयमेंट के दायरे में आएगा? जो अपनी इच्छा से काम ना करना चाहता हो तो लेकिन वो काम करने के लिए उपलब्ध है तो उसको बेरोजगार मान सकते हैं। आप पिछले 1 साल से बेरोजगार थे या नहीं? तो मैं अपने आप को बेरोजगारी मान लो सर, बेरोजगार की तलाश में। कि आपके पास को ऑप्शंस थे जॉब करने? तो मेरे पास ऑप्शन थे लेकिन ये स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में आपने बताया, आप ये बताएंगे अनएम्प्लॉयमेंट को कैलकुलेट कौन करता है? अनएम्प्लॉयमेंट के लिए सर्वे सर्वे कौन? तो इसके लिए सेंट्रल को नाम रख दी सकता है। सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स वो नहीं करता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि भारत के पहले लेबर मिनिस्टर कौन थे? भारत की पहले आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, आपको एक्सपीरियंस होगा सिविल इंजीनियरिंग में। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होता है? प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, सर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट एक ऐसी कंक्रीट की टेक्नोलॉजी है जिसमें हम स्टील बार्स को नहीं यूज करते तो उसमें पतले जो है वाइड्स यूज करते हैं और ये पहले से ही इसको हम किसी फैक्ट्री में कास्ट करते हैं और साइड में जाके इसको असेंबल करते हैं। वायर्स का क्या रोल है इसको प्री स्ट्रेस्ड क्यों कहा जाता है? सर इसमें वायर्स जो होते हैं उनका एक गुच्छा तैयार किया जाता है जो कि एक सरिये का रूप ले लेता है। तो ये पहले से ही इसको इतना फैक्ट्री में ही इसको जो है बनाया जाता है, इसी की तरफ से। आप ये बताएं कि 3D टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन में इसके क्या यूजेस होंगे आगे आने वाले समय? अपने इंडिया क्या कर रहा है? सर अभी जो 3D टेक्नोलॉजी है वो अपने शुरुआती चरण में, अभी इसमें मतलब छोटे कंस्ट्रक्शन कर पा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में बैंगलोर में पोस्ट ऑफिस को इससे बनाया गया था, इसमें सर रोबोटिक आर्म का यूज करते हैं और ये मेनली ऐसे स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है जो रीइंफोर्स नहीं होते हैं। इसमें लेयर वाइज लेयर हम इसको रोबोटिक आर्म की मदद से इसका कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है सर इसको और ज्यादा दायरा इसका बढ़ाया जाए। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का क्या स्कोप है इंडिया में? क्योंकि हमने देखा जाता है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट लेती है, कोई भी कंपनी लेती है, तो उसकी जो फिक्स डेट होती है उस पर खत्म करना ज्यादातर संभव नहीं होता। हमेशा एक एक्सपेंशन मांगा जाता है कि इतना हुआ। तो कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट की कितनी अहमियत है इंडिया के? सर कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट ये एक ऐसी एक व्यवस्था की व्यवस्था है ये जिसके तहत हम कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसको प्रॉपर मैनेज करते हैं, उसको उसमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करते हैं, उसको शेड्यूल करते हैं, फिर उसके लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, फिर जाके एग्जीक्यूट करते हैं। ये प्रॉपर चैनल इसको बनाना पड़ता है अगर हमको किसी भी प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करना है और उसकी क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अगर इसका स्कोप ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया का एक इंस्टीट्यूट भी है, कहाँ पे है कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, आप बता सकते हैं? कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट के लिए हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है, बड़ा फेमस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, इकलौता इंस्टीट्यूट। सर विवेक विवेक आप डायरी राइटिंग आपने मेंशन किया सर टॉपिक, सर क्यों लिखते हैं आप डायरी? सर डायरी राइटिंग जो मेरा खुद का अनुभव है ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का बढ़िया टूल है, इसलिए मैं इसको लिखता हूँ। और इसका जो मैं लिखता हूँ इसमें जो मेरे नेक्स्ट डे की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जो भी मेरे प्लान होते हैं, टारगेट्स को अपने नोट डाउन करता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि उन सभी टारगेट्स को मैं अचीव कर लूँ। अगर मैं नहीं कर पाता तो फिर मैं खुद का इवैल्यूएशन करता हूँ कहाँ पे लैग हो रहा है, फिर उसको नेक्स्ट टाइम मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ। विवेक जैसे टू डू लिस्ट भी होती है, तो ये एक टू डू लिस्ट है या डायरी राइटिंग है? ये फर्क समझ। सर एक जो टू डू लिस्ट है उसमें हम क्या करते हैं कि हमको क्या काम करना है मेंशन करते हैं और उसको टिक कर लेते हैं जो काम हो गए। लेकिन मेरी जो ये है सर, मैं इसमें क्या करता हूँ कि नेक्स्ट डे मैं इसको खुद को अपने आप को इवेल्युएट करता हूँ, उसको थोड़ा सा सब्जेक्टिव बनाता हूँ। 10 मिनट का टाइम लगता है तो उसको इवेल्युएट किया कहाँ पे क्या लैग आ रहा है और फिर उसको नेक्स्ट डे और क्या करना है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव है मेरा।
कुछ फेमस डायरीज कभी पब्लिश हुई हो, कुछ आप बता सकते हैं? सर इंटरनेशनली देखें तो सबसे जो फेमस डायरी वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल है, जो कि एनी थैंक यू। क्या था उसमें, क्या थीम क्या थी, किस चीज के बारे में? सर उसकी थीम ये थी कि वो एक बच्ची थी 14 वर्ष की, जो कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर था तो उस समय जो होलोकॉस्ट की घटनाएं चल रही थी जर्मनी में, तब वो एक रूम में लॉक थी, वो लोग बंद थे वहां पर। तो उसने तब का वृत्तांत को उसमें सर वर्णन किया। उसको सर उसमें एक दोस्त की तरह डायरी को एक मान के लिखी है। विवेक, आपको एक प्रोजेक्ट मिलता है अगर जिसमें आपको एक बिल्डिंग बनानी हो, कंस्ट्रक्शन का नाम है बिल्डिंग बनाना, आप उस कैसे इंश्योर करेंगे कि वो इंक्लूसिव है फॉर ऑल कम्युनिटीज? क्या चीजों का ध्यान रखेंगे आप? सर इस प्रश्न को मैं अभी अच्छे से समझ नहीं पाया, प्लीज। कोई बिल्डिंग का टास्क मिला हुआ है सर, उसको कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या क्या चीजें, क्या क्या फैसिलिटीज, क्या क्या चीजें आप इंश्योर करेंगे उस बिल्डिंग में फीचर्स हैं जिससे सारी कम्युनिटीज उसमें एक्सेसिबल हो, इंक्लूसिव, आप आए आराम से जा पाए, समझ रहे हैं? सर बेसिकली जब कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जाती है तो हमको ध्यान में रखना ये होता है कि उसको हम कमर्शियल पर्पज के लिए बना रहे हैं और उसको रेसिडेंशियल बना रहे हैं। यदि कोई ऐसा ऑफिस टाइप का बनाना है हमको, कमर्शियल बनाना है, तो सर हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो वहाँ पे जगह जहाँ पे हमको लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैठने की व्यवस्था करनी है, वो जगह सर हमको शुरुआत में देनी होगी। इससे व्यवस्था तो होती है, सारे स्टेक होल्डर्स को कैसे इंक्लूड होते हैं, ऑफिस में बैठने की तो होगी आपको, तो ऐसे फीचर्स आप मुझे बताएंगे जिनसे साथ सबको इंक्लूड हम करें, आपके लिए एक्सेसिबल हो बिल्डिंग। सर ये बेसिकली जो टास्क होता है ये एक आर्किटेक्ट का होता है। मैंने ये वाले सेगमेंट में प्रॉपर काम किया नहीं है, तो फिर भी आप कुछ सोच पाए? सर इसमें यही कर सकते हैं कि ओल्ड एज के लिए क्या कर सकते हैं? ओल्ड एज के लिए सर जो एल्डरली पीपल है उनके लिए क्या बनवा सकते हैं? सर उनके लिए इस तरह हॉस्पिटल्स में होता है, एक रैंप वो होता है। बिल्डिंग्स में नहीं होता सर बिल्डिंग्स में प्राय नहीं देखा जाता, मतलब मोस्टली जो बिल्डिंग्स होती हैं वहां पे ऐसा नहीं देखा गया। लिफ्ट की व्यवस्था होती है जिसके सहारे वो जा सकते हैं। आप मुझे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 चैलेंजेस बताइए। 3 चैलेंजेस। सर पहला चैलेंज जो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान समय में फेस कर रही है वो है जो हमारा ट्रेड डेफिसिट हो रहा है चाइना के साथ। इसको कवर अप करने की जरूरत है। इसके लिए हमको अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर पे काम करने की जरूरत है और डोमेस्टिक मार्केट को बूस्ट करने की जरूरत है। दूसरा सर जो चैलेंज है वो अभी हम देख रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से जो हमारा ट्रेड बाधित हो रहा है रेड सी वाला, तो उसके लिए हमको केप ऑफ गुड होप का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। जिस कारण से सर डिस्टेंस भी इंक्रीज हो रही है और कॉस्ट भी इंक्रीज हो रही है, तो उसका सर हमें कुछ निकालना पड़ेगा। तीसरा सर इनमें 2 ही आता है। आपने 2 IR के थीम से बताया, इंटरनेशनली जो इफेक्ट हो रहा है, इंटरनल कुछ आप बता सकते हैं कि इंटरनली क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अर्थव्यवस्था? सर अभी की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जो हाल में ही, वो सर पॉजिटिव आ रही हैं, तो मैं इसके चैलेंजेस वाले भारतीय देश में कोई कमी नहीं है, सब सही, सब बढ़िया, सब चंगा से। सर इन्फ्लेशन को देखकर लगता है कुछ चैलेंजेस है। नहीं, बेरोजगारी, सर बेरोजगारी भी है। ठीक है। ग्रीन बिल्डिंग से आप क्या समझते हैं? सर ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम ऐसी बिल्डिंग का निर्माण करते हैं जहाँ पे हम सस्टेनेबल तरीके से बिल्डिंग का निर्माण करें, उसमें कार्बन फुटप्रिंट मिनिमाइज करने की कोशिश करें। हड़प्पा सभ्यता में आप मुझे बताइए 3 ऐसे यूनिक फीचर्स जो वहाँ के हाउसेज और बिल्डिंग्स में देखने को मिले। सर पहला फीचर तो था वहाँ का जो सैनिटेशन सिस्टम था, जो वहाँ पे नालियां थी वो बहुत ही व्यवस्थित। दूसरा फीचर सब देखने को मिलता है कि वहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, जो कि एक नई चीज है। और सर रहने के लिए जो वहाँ पे टाउनशिप प्लानिंग थी वो एक अलग किस्म की थी। वहाँ पे कुछ लोग थे जो शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जो वहाँ के समृद्धशाली लोग थे, वहाँ पे ऐसा माना जाता है वो दूसरे हिस्से में रहते थे, और जो नॉर्मल पीपल्स थे वो वहाँ के निचले हिस्से में रहते थे। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का भारतीय अर्थव्यवस्था में कितना परसेंटेज है? ये भारतीय जीडीपी में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कितना परसेंटेज? सभी सर मुझे एग्जैक्ट ओके, सेस्मिक जोन्स पता है आपको क्या होता है? क्या होता है सर? सेस्मिक जोन्स वो एरियाज होते हैं, इसको हम 5 सेस्मिक जोन में डिवाइड करते हैं, और इसके तहत ये देखा जाता है कि कौन
और ज्यादा अर्थक्वेक प्रोन एरियाज है। यूपी कौन से जाऊंगा? यूपी का सर जो दिल्ली वाला एनसीआर वाला रीजन है वो सर जोन 4 में आता है। गिग इकोनॉमी पता है आपको क्या होती है? जी सर। प्लेटफॉर्म इकोनॉमी से कैसे अलग है? सर प्लेटफॉर्म इकोनॉमी एक इकोनॉमी का ये एक छोटा पार्ट है जिसमें स्किल पर्सन जो है वो ज्यादा होती है और वो किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, किसी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया। तो सर ये आते हैं ये तो प्लेटफॉर्म में होंगे। जी सर। गिग इकोनॉमी से कैसे अलग है? गिग इकोनॉमी में है सर गिग वर्कर्स तो हम उनको भी कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कोई व्यक्ति अगर पूरा हो रहा है या कुछ कोई भी ऐसा फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है जो टेम्परेरी बेसिस पे है, जिसपे उसका कोई मालिक नहीं है, तो वो सब ये उसमें आ गया वर्कर में। लेकिन जो प्लेटफॉर्म वर्कर है वो इससे डिफरेंट है, वो किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा होता है अपनी एक्टिविटीज को। फ्रीलांसर्स इनमें ही आते हैं, गिग में आते हैं कि प्लेटफॉर्म में? सर फ्रीलांसर्स गिग वर्कर्स में उनको कंसीडर किया जाता है। प्लेटफॉर्म में क्या रहता सर क्योंकि गिग वर्कर्स जो होते हैं उसके साथ जैसा कि जो फ्रीलांसर है वो कोई कलाकार भी हो सकता है, तो किसी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करता, बट वो कला है? में भी जैसे आप देखते हैं कि कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, स्पॉटिफाई है, तो वो आर्टिस्ट को पैसा देते हैं उनके गानों पे, सब पे। तो वैसे फ्रीलांसिंग भी होगा प्लेटफॉर्म में। हाँ जैसा कि ये जो वर्कर है ये आएंगे प्लेटफॉर्म में आएंगे। फ्रीलांसर को भी सर हम डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे अगर वो किसी प्लेटफॉर्म का यूज कर रहा है तो उसको इसमें कंसीडर कर मैं सकते हैं। यही सुनना चाह रहा था एक्चुअली, शुरू में थोड़ा वो घुमा दिया। कोई नहीं सर, नहीं कर सकते क्वेश्चन। विवेक, आप ये बताएं कि आपने बताया कि आपके पिताजी अटल पेंशन योजना के लिए अप्लाई किए हुए, आपकी माता जी ने भी किया है? क्यों? सर सरकार उसको पता नहीं, लेकिन आप घर में रहते हैं, आपको पता होना चाहिए। माता जी के लिए ये चीज क्यों नहीं किया? और पिताजी आपके कितने पे वो EMI देते हैं? सर उन्होंने शायद 200 रुपीज का करके रखा हुआ है, ऐसा श्योर नहीं। कितना उनका मंथली वो कितना बनेगा पेंशन? 5,000। ठीक, आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू। ठीक है सर।